नमस्कार। एक छोटी फैक्ट्री ने 10 लाख का माल बनाया। रॉ मटेरियल का पैसा दिया, मजदूर को सैलरी दी, बिजली का बिल दिया, ट्रांसपोर्टर का पैसा दिया, इनवॉइस बनाया, माल बड़ी कंपनी को पहुंच गया। अब सामान्य समझ कहती है माल गया तो पैसा आएगा, लेकिन कारोबार की दुनिया में कई बार असली कहानी यहीं से शुरू होती है। बायर कहता है 30 दिन, फिर 45 दिन, फिर अगले पेमेंट साइकिल में, और देखते देखते 90 दिन निकल जाते हैं। इस बीच छोटा कारोबारी क्या करता है? बैंक से वर्किंग कैपिटल लोन लेता है, उस पर इंटरेस्ट देता है, और जिस कंपनी को उसने माल भेजा उसी कंपनी को लगभग मुफ्त में क्रेडिट भी देता रहता है। यानी इनवॉइस देखने में बिल है, असल में एमएसएमई ने अपने कस्टमर को लोन दे रखा है। और ये कोई छोटी समस्या नहीं। इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 के एस्टीमेट के मुताबिक भारत के एमएसएमईज के करीब 8.1 लाख करोड़ डिलेड पेमेंट फंसे हुए हैं। पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी ने इसे एमएसएमई सेक्टर की सबसे बड़ी स्ट्रक्चरल समस्याओं में गिना है। और अब पार्लियामेंट ने इसी समस्या पर नया एमएसएमई डेवलपमेंट अमेंडमेंट बिल 2026 पास कर दिया। राज्यसभा में 3 अगस्त को, लोकसभा में 7 अगस्त को। अब राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ये कानून बनेगा। बिल पेमेंट डिस्प्यूट को जल्दी निपटाने और टीआरईडीएस के जरिए पेमेंट सिस्टम को मजबूत करने की कोशिश करता है। तो आज क्लियर कट में समझेंगे, अगर 45 दिन में पेमेंट देने का कानून 2006 से मौजूद है तो 2026 में भी नया कानून क्यों चाहिए? 3 गुना बैंक रेट का इंटरेस्ट जुर्माना है, फिर बड़ी कंपनी पेमेंट रोक कैसे सकती है? टीआरईडीएस आखिर है क्या? इनवॉइस को बैंक पैसा कैसे बना देता है? सेक्शन 43BH क्या था? समाधान से सच में समाधान हुआ या फाइल ही चली? और सबसे बड़ा सवाल, भारत जिस एमएसएमई को इकोनॉमी की रीढ़ कहता है, क्या बड़ी कंपनीज उसी रीढ़ को अपना वर्किंग कैपिटल बना रही हैं? नमस्कार, मैं हूं शुभम शंकधर, आप देख रहे हैं क्लियर कट। पहले समझिए एमएसएमई इतना महत्वपूर्ण क्यों है। छोटा उद्योग सुनकर छोटी इकोनॉमी मत समझिए। इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक एमएसएमई भारत के जीडीपी में करीब 31.1% योगदान देते हैं। मैन्युफैक्चरिंग में करीब 35%, एक्सपोर्ट में करीब 48%, और जनवरी 2026 तक लगभग 7.5 करोड़ रजिस्टर्ड एंटरप्राइजेज में 32 करोड़ से ज्यादा लोगों के एम्प्लॉयमेंट का अनुमान था। जुलाई तक उद्यम और उद्यम असिस्ट रजिस्ट्रेशन 8.7 करोड़ के पार बताए गए। यानी भारत की बड़ी फैक्ट्रीज हेडलाइन बनाती हैं, लेकिन उनके पीछे नट बोल्ट, पैकेजिंग, केमिकल, कास्टिंग, कंपोनेंट, यूनिफॉर्म, लॉजिस्टिक, सॉफ्टवेयर और सर्विस की पूरी सेना छोटे सप्लायर की होती है। बड़ी कंपनी अक्सर इंजन दिखाई देती है, लेकिन एमएसएमई उस इंजन के भीतर का स्क्रू है। स्क्रू छोटा है, लेकिन निकाल दीजिए, इंजन का आकार बहुत काम नहीं आएगा। डिलेड पेमेंट असल में होता क्या है? मान लीजिए आपके पास एक ऑटो कंपोनेंट फैक्ट्री है। आपने बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी को 10 लाख के कंपोनेंट दिए। इनवॉइस 1 अप्रैल का, पेमेंट 15 अप्रैल को नहीं आया, 30 अप्रैल को नहीं आया। कंपनी कहती है हमारी पॉलिसी 60 डेज है। फिर अप्रूवल पेंडिंग है, क्वालिटी कंफर्मेशन पेंडिंग है, अकाउंट साइकिल पेंडिंग है। अब फैक्ट्री क्या रोके? सैलरी रोके, इलेक्ट्रिसिटी रोके, रॉ मटेरियल रोके, जीएसटी की लायबिलिटी रोके, बैंक की ईएमआई रोके, ये सब अपने कैलेंडर पर चलते हैं। बायर का कैलेंडर अलग चल रहा है। इसलिए बिजनेस में प्रॉफिट और कैश एक ही चीज नहीं है। आप 10 लाख की सेल बुक कर सकते हैं, पीएनडल में रेवेन्यू दिख सकता है, लेकिन बैंक अकाउंट में कुछ नहीं। यही रिसीवेबल है, और रिसीवेबल जितना लंबा, वर्किंग कैपिटल उतना तंग। कागज पर कारोबारी अमीर है, बैंक अकाउंट में सांस फूल रही है। कानून तो कहता है 45 दिन। यही कहानी दिलचस्प हो जाती है। भारत में माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस को डिलेड पेमेंट से बचाने के लिए एमएसएमईडी एक्ट 2026 से मौजूद है। अगर बायर और सप्लायर ने रिटन पेमेंट पीरियड तय किया है तो वह 45 दिन से ज़्यादा नहीं हो सकता, और पेमेंट लेट हुआ तो बायर पर आरबीआई के बैंक रेट से 3 गुना रेट से कंपाउंड इंटरेस्ट मंथली रेस्ट के साथ लग सकता है। अभी आरबीआई बैंक रेट 5.5% है, 3 गुना यानी 16.5%।
यानी कागज पर कानून काफी कठोर है। अब सवाल, अगर बायर को 16.5% कंपाउंड इंटरेस्ट देना पड़ सकता है तो पेमेंट 90 दिन क्यों अटकता है? यही कानून किताब से निकलकर बाजार में आता है। क्योंकि सप्लायर और कस्टमर बराबर नहीं होते। मान लीजिए आपकी छोटी फैक्ट्री का 35% बिजनेस एक बड़ी कंपनी से आता है, पेमेंट लेट है, आपके पास अधिकार है, केस डालिए, इंटरेस्ट मांगिए, कानूनी नोटिस भेजिए, लेकिन अगली परचेज ऑर्डर वही बायर देगा। इसलिए छोटा सप्लायर कैलकुलेटर के साथ एक और चीज देखता है, रिलेशनशिप। 20 लाख आज रिकवर कर लूंगा और 2 करोड़ साल का बिजनेस चला जाएगा, तो जीत हुई या हार? यही बार्गेनिंग पावर का अंतर है। कानून कहता है मांगिए, कारोबार पूछता है मांगने के बाद अगला ऑर्डर मिलेगा। इसलिए डिलेड पेमेंट केवल लीगल प्रॉब्लम नहीं है, पावर प्रॉब्लम भी है। और बड़े बायर को फायदा क्या है? वर्किंग कैपिटल का। इसे बहुत आसान तरीके से समझिए। आप सुपरमार्केट में सामान खरीदें और कहें कि पैसे 3 महीने बाद दूंगा, तो शायद सिक्योरिटी बुला ली जाएगी। लेकिन B2B कॉमर्स में क्रेडिट सामान्य है। सप्लायर आज माल देता है, बायर बाद में पेमेंट करता है। इसे ट्रेड क्रेडिट कहते हैं। ये गलत नहीं है, सामान्य तब है जब मजबूत बायर पेमेंट पीरियड इतना खींच दे कि उसे बिजनेस का वर्किंग कैपिटल छोटे सप्लायर की जेब से आने लगे। अगर बड़ी कंपनी 100 करोड़ का सामान खरीदती है और पेमेंट 30 दिन की जगह 90 दिन में देती है, तो 2 महीने तक 100 करोड़ का इस्तेमाल उसने अपने पास किया, बिना नया बैंक लोन लिए। इसी फाइनेंस में एक मैट्रिक होता है, डेज पेएबल, आउटस्टैंडिंग। कितने दिन में कंपनी सप्लायर को पैसा देती है। बायर के लिए ज्यादा पेएबल डेज कैश फ्लो में मदद कर सकते हैं, सप्लायर के लिए वही संख्या ऑक्सीजन कम कर सकती है। एक कंपनी का वर्किंग कैपिटल इंप्रूवमेंट दूसरी कंपनी की वर्किंग कैपिटल बीमारी हो सकता है। 8.1 लाख करोड़ क्यों बड़ा आंकड़ा है, अब ये समझिए। क्योंकि पैसा गायब नहीं हुआ, बस गलत जेब में रुका हुआ है। एमएसएमई को पेमेंट मिलता तो वह नया रॉ मटेरियल खरीदता, सैलरी देता, मशीन लगाता, इन्वेंट्री बढ़ाता, नया वर्कर रखता या बैंक लोन घटाता। पेमेंट रुका तो वही एंटरप्राइज बैंक के पास जाता है। यानी पहले उसने बड़ी कंपनी को क्रेडिट दिया, फिर खुद बैंक से क्रेडिट लिया और उस क्रेडिट पर इंटरेस्ट दिया। यानी छोटा कारोबारी कस्टमर का बैंकर भी है और अपने बैंक का कस्टमर भी है। इसलिए डिलेड पेमेंट केवल एमएसएमई की समस्या नहीं है, क्रेडिट ट्रांसमिशन और इकोनॉमिक ग्रोथ की समस्या है। सरकार ने पहले भी कई इलाज किए, ये पहली कोशिश नहीं है। 2006 45 डे लॉ और पीनल इंटरेस्ट का काम किया। फिर 2017 में एमएसएमई समाधान पोर्टल आया। माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेज ऑनलाइन डिलेड पेमेंट कंप्लेंट डाल सकते हैं। स्टेट लेवल माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइज फैसिलिटेशन काउंसिल यानी MSEFC डिस्प्यूट देखते हैं। 2018 500 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर वाली कंपनीज को और CPSEs यानी सरकारी कंपनीज को TREDS पर ऑनबोर्ड होने का निर्देश दिया गया। फिर इनकम टैक्स एक्ट में सेक्शन 43BH आया। आइडिया ये था कि अगर बायर माइक्रो या स्मॉल एंटरप्राइजेस का पेमेंट MSMED एक्ट की डेडलाइन के भीतर नहीं करता तो उस एक्सपेंस की टैक्स डिडक्शन एक्चुअल पेमेंट होने तक टल सकती है। फिर ऑनलाइन डिस्प्यूट रिजोल्यूशन आया, फिर TREDS का विस्तार हुआ और अब 2026 अमेंडमेंट बिल। यानी पेमेंट निकालने के लिए कानून, पोर्टल, टैक्स की सख्ती, आर्बिट्रेशन, फिनटेक सब आ गए, लेकिन इनवॉइस अभी भी वेटिंग रूम में बैठा है। समाधान ने कितना समाधान किया, अब ये समझ लेते हैं। जून 2026 तक समाधान पोर्टल पर करीब 2.57 लाख एप्लीकेशन आई थी। क्लेम अमाउंट था करीब 55,244 करोड़ रुपए। इनमें करीब 58,000 केसेस फेलिसिटेशन काउंसिल द्वारा डिस्पोज्ड बताए गए। अब इसे 8.1 लाख करोड़ की इकोनॉमिक बाई डिलेड पेमेंट एस्टीमेट के सामने रखें। दोनों नंबर की मेथोडोलॉजी अलग है, इसलिए सीधा परसेंटेज निकालना ठीक नहीं। लेकिन एक बात साफ है, फॉर्मल डिस्प्यूट में दिखाई देने वाला पैसा कुल अनुमानित समस्या से बहुत छोटा है। क्यों? क्योंकि हर सप्लायर केस नहीं करता। कई सेटलमेंट प्राइवेटली होते हैं, कई क्लेम डिस्प्यूट नहीं बनते और कई छोटे बिजनेसमैन कोर्ट या काउंसिल से पहले कस्टमर खोने का डर देखते हैं। यानी अनपेड इनवॉइस का बड़ा हिस्सा शायद कोर्ट रूम तक पहुंचने से पहले ही रिलेशनशिप मैनेजमेंट में फंस जाता है। अब नया बिल क्या बदलना चाहता है, सबसे पहले ये समझिए। सबसे पहले वो बदलना चाहता है समय। मीडिएशन शुरू हुई तो बिल कहता है कि इसे फर्स्ट अपीयरेंस से 90 दिन में पूरा किया जाए। मीडिएशन फेल हुआ तो आर्बिट्रेशन रेफरल 30 दिन में और
प्लीडिंग कंप्लीट होने के बाद आर्बिट्रेशन अवार्ड 90 दिन के भीतर। क्योंकि एमएसएमई डिस्प्यूट में न्याय देर से मिले तो कई बार एंटरप्राइज पहले मर जाता है। छोटी कंपनी के लिए 20 लाख का अनपेड इनवॉइस अकाउंटिंग एंट्री नहीं, पेरोल हो सकता है, रॉ मटेरियल हो सकता है, अगले महीने का अस्तित्व हो सकता है। इसलिए नया बिल डिस्प्यूट रिजोल्यूशन की घड़ी तेज करना चाहता है। छोटे कारोबारी के लिए जस्टिस डिलेड सिर्फ जस्टिस डिनाइड नहीं, कभी कभी बिजनेस क्लोज्ड होता है। बायर अपील कर दे तो पुराने लॉ में आर्बिट्रेशन अवार्ड चैलेंज करने वाले बायर को जनरली अवार्ड अमाउंट का 75% डिपॉजिट करना पड़ता था। नया बिल एक और प्रोटेक्शन जोड़ता है। अगर मामला कोर्ट में 6 महीने से ज़्यादा पेंडिंग रहे तो डिपॉजिटेड अमाउंट में से कम 50% सप्लायर को देने का आदेश होना चाहिए। आइडिया साफ है, बड़ी कंपनी अपील करती रहे लेकिन छोटा सप्लायर पूरी लिटिगेशन के दौरान खाली कटोरा लेकर ना बैठे, क्योंकि कई बार लीगल बैटल में जीतने वाले को पैसा तब मिलता है जब उसे उसकी ज़रूरत खत्म हो चुकी होती है। अब टीआरईडीएस की कहानी। नाम बड़ा है, ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम। काम बहुत सरल है। मान लीजिए आपने पीएसयू को 10 लाख रुपए का माल दिया, इनवॉइस एक्सेप्टेड है, पेमेंट 45 दिन के बाद मिलेगा। आपको पैसा आज चाहिए। टीआरईडीएस प्लेटफॉर्म पर इनवॉइस जाता है, बैंक और एनबीएफसी फाइनेंसर उस इनवॉइस पर बिड देते हैं। किसी फाइनेंसर ने कहा मैं अभी 9,90,000 रुपए दे देता हूँ, बाकी फाइनेंसिंग कॉस्ट। एमएसएमई को कैश जल्दी मिल जाता है। ड्यू डेट पर बायर एमएसएमई को नहीं, फाइनेंसर को पैसा दे देता है। आरबीआई के मुताबिक टीआरईडीएस ट्रांजैक्शंस विदाउट रिसोर्स टू एमएसएमई होती हैं, यानी बायर डिफॉल्ट करे तो फाइनेंसर समानतः सेलर एमएसएमई से पैसा वापस मांगने नहीं जाता है। इसे ऐसे समझिए, इनवॉइस को कैश में बदलने की मशीन है, लेकिन सवाल इंटरेस्ट किसकी गलती का। यही टीआरईडीएस का इंटरेस्टिंग इकोनॉमिक सवाल है। मान लीजिए बायर 45 दिन बाद देगा, एमएसएमई को आज कैश चाहिए, इनवॉइस डिस्काउंट हुआ, फाइनेंस कॉस्ट कहीं ना कहीं लगेगी, तो लिक्विडिटी प्रॉब्लम तो हल हुई, लेकिन क्रेडिट की कीमत किसने उठाई? अगर सप्लायर, तो बायर को क्रेडिट देने का कुछ खर्च सप्लायर पर आ गया। इसलिए टीआरईडीएस बहुत उपयोगी है, लेकिन हर डिलेड पेमेंट प्रॉब्लम का मोरल इलाज नहीं है। ये कहता है पैसा देर से मिलेगा, हम आज दिलवा देते हैं। दूसरा सवाल अभी भी बचा रहता है, देर से देने की कीमत कौन देगा? सरकार ने सीपीएसईज पर टीआरईडीएस क्यों मैंडेटरी किया? 30 जून 2026 की नोटिफिकेशन से सभी ऑपरेटिंग सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के एमएसएमई इनवॉइस का सेटलमेंट टीआरईडीएस से रूट करना मैंडेटरी किया गया, और नया बिल इस रिक्वायरमेंट को स्टैट्यूटरी फ्रेमवर्क में डालता है। ये महत्वपूर्ण है क्योंकि सरकार प्राइवेट सेक्टर को टाइमली पेमेंट सिखाए और खुद की कंपनी सप्लायर का इनवॉइस दबाए बैठी हो तो उपदेश थोड़ा हल्का पड़ जाता है। सरकार का लॉजिक है, पहले पब्लिक सेक्टर एग्जाम्पल बने, फिर कॉर्पोरेट इंडिया। घर का बिजली बिल बकाया हो तो पड़ोसी को पंक्चुअलिटी समझाना मुश्किल होता है। अब दुनिया क्या करती है? भारत अकेला नहीं जूझ रहा। यूरोप में लेट पेमेंट डायरेक्टिव के तहत बिजनेस टू बिजनेस इनवॉइस समानता 60 दिन के भीतर पे होने चाहिए, जब तक अलग एग्रीमेंट अनफेयर ना हो। पब्लिक अथॉरिटीज के लिए सामान्य दिन कितने हैं? 30, और लेट पेमेंट पर स्टैट्यूटरी इंटरेस्ट रेफरेंस रेट से कम 8% पॉइंट ऊपर हो सकता है। यूके में अब फेयर पेमेंट कोड है। गोल्ड कैटेगरी 95% इनवॉइस 30 दिन में, सिल्वर कम से कम 95%, स्मॉल बिजनेसेस इनवॉइस 30 दिन में, और यूके गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट में पुअर पेमेंट परफॉर्मेंस बड़ी कॉन्ट्रैक्ट की बिडिंग एलिजिबिलिटी तक प्रभावित कर सकती है। यानी दुनिया में 2 हथियार दिखते हैं, पहला पेनल्टी लगाइए, दूसरा रेपुटेशन और प्रोक्योरमेंट का प्रेशर। भारत की खास बात यह है कि 45 दिन का प्रोटेक्शन और ट्रिपल बैंक रेट इंटरेस्ट कागज पर काफ़ी मजबूत है। हमारी कमजोरी शायद रूल की सॉफ्टनेस नहीं, एनफोर्समेंट की फ्रिक्शन और बार्गेनिंग पावर है। कानून की घड़ी तेज है, कलेक्शन की घड़ी धीमी है। इन्वेस्टर को इसमें क्या देखना चाहिए? अब बोनस ऑडियंस के लिए सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा। अगर आप लिस्टेड कंपनीज का रिजल्ट देखते हैं, रेवेन्यू 25% बढ़ा, प्रॉफिट 20% बढ़ा, वाह। लेकिन कैश फ्लो स्टेटमेंट देखिए, ऑपरेटिंग कैश फ्लो कितना आया, बैलेंस शीट में ट्रेड रिसीवेबल कितने बढ़े। अगर सेल 20% बढ़ी लेकिन रिसीवेबल 60% बढ़ गए तो सवाल पूछिए, माल बिका है या पैसा भी आया है। दूसरी तरफ ट्रेड पेएबल देखिए, कंपनी सप्लायर को कितने दिन में पेमेंट कर रही है। अगर पेएबल डेज लगातार बहुत खिंच रहे हैं तो कैश फ्लो अच्छा दिखाई दे सकता है, लेकिन उसका एक हिस्सा सप्लायर से मिला इम्प्लीसिट क्रेडिट हो सकता है। हर सेक्टर की वर्किंग कैपिटल स्ट्रक्चर अलग होती है, इसलिए अकेला नंबर वर्डिक्ट नहीं है।
लेकिन इन्वेस्टर के लिए रूल याद रखिए, प्रॉफिट कहानी बताता है, कैश बताता है कि कहानी सच में हुई भी है या नहीं। क्या नया कानून 8.1 लाख करोड़ रुपए छुड़ा देगा? इतनी जल्दी वर्डिक्ट देना गलत होगा। बिल टाइमलाइंस मजबूत करता है, टीआरईडीएस पुश बढ़ाता है, अपील के दौरान सप्लायर को कैश मिलने का रास्ता बेहतर करता है। ये मीनिंगफुल चेंजेस हैं, लेकिन डिलेड पेमेंट की जड़ केवल कोर्ट डिले नहीं है, उसमें बायर पावर, कॉन्ट्रैक्ट डिजाइन, इनवॉइस एक्सेप्टेंस, प्रोक्योरमेंट सिस्टम, सप्लायर का क्लाइंट कंसंट्रेशन है और सबसे बड़ी बात बिजनेस रिलेशनशिप होने का डर है। अगर सप्लायर अपने सबसे बड़े कस्टमर पर केस करने से डरता है तो दुनिया का सबसे तेज ट्रिब्यूनल भी खाली बैठा रह सकता है। इसलिए नई व्यवस्था की असली परीक्षा ये नहीं होगी कि कितने पोर्टल बने, कितनी मीटिंग्स हुई, बल्कि एवरेज पेमेंट डेज वास्तव में घटे या नहीं, और कितना पैसा डिस्प्यूट में जाने से पहले ही समय पर पहुंचा। अंतिम तस्वीर, भारत एमएसएमई को इकोनॉमी की बैकबोन कहता है। ये बात आंकड़ों से भी सही है। जीडीपी का करीब 1/3, एक्सपोर्ट का करीब आधा, करोड़ों एंटरप्राइजेस, करोड़ों जॉब। लेकिन बैकबोन को मजबूत करने का मतलब केवल लोन देना नहीं है। कई बार सबसे सस्ता एमएसएमई फाइनेंस नया लोन नहीं, पुराना इनवॉइस समय पर चुका देना है। क्योंकि सोचिए, छोटा कारोबारी बैंक से वर्किंग कैपिटल लोन मांग रहा है और उसी समय उसके लाखों रुपए किसी बड़ी कंपनी की बैलेंस शीट में पेविल बने पड़े हैं। हम एक तरफ उसे क्रेडिट गारंटी देते हैं, दूसरी तरफ उसका अपना पैसा नहीं निकलवा पाते। यानी पहले उसका पैसा रोकिए, फिर उसे उसका कारोबार चलाने के लिए लोन दीजिए और फिर एमएसएमई क्रेडिट बढ़ने पर तालियां बजाइए। यही इस कहानी का आर्थिक व्यंग है। नया बिल सही दिशा में कदम है, लेकिन असली सुधार उस दिन होगा जब छोटा सप्लायर इनवॉइस देने के बाद कैलेंडर नहीं देखेगा, रिलेशनशिप नहीं तोलेगा और बैंक मैनेजर को सिर्फ इसलिए फोन नहीं करेगा क्योंकि उसका कस्टमर उसका पैसा इस्तेमाल कर रहा है। आखिरकार एमएसएमई का काम बोल्ट बनाना है, गारमेंट बनाना है, सॉफ्टवेयर लिखना है, मशीन चलाना है, अपने बड़े कस्टमर का इंटरेस्ट फ्री बैंक बनना नहीं है। आज के क्लियर कट में इतना ही। मैं हूं शुभम शंकधर। फिर मिलेंगे किसी खबर के पीछे छिपे असली क्यों को समझने के लिए। आप बने रहिए अमर उजाला बोनस के साथ।